लेकिन मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, तब तो बात बनेगी। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार एंड इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज इस लेक्चर में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक के हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर के लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, क्या क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हम लोगों ने सीखा था कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं ना, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक जो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों ये नेसेसरी है कि एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्यों होता था, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता था, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। फिर हम लोगों ने मेनली इस चैप्टर में 6 टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था, तीसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चौथा एंडोथर्मिक रिएक्शन, पांचवा होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और छठवां होता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक जो भी चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। फिर हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता था, जब एक एसिड एक बेस से मिलता था तो क्या बनाता था, सॉल्ट और वाटर बनाता था, और इसी को अपन क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर न्यूट्रलाइजेशन के बाद अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन कब होता था, जब किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसे अपन कहते थे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, या फिर किसी भी चीज से हाइड्रोजन रिड्यूस हो तो उसे अपन कहते थे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन क्या होता था, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड होती थी तो अपन उसे क्या कहते थे, रिडक्शन हो रहा है। या फिर किसी भी चीज से जब ऑक्सीजन रिमूव होती थी तो हम क्या कहते थे, रिडक्शन हो रहा है। फिर रिडक्शन के हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन कहाँ पे थे, कोरोजन। कोरोजन क्या होता था, रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल लेके अपन ने कोरोजन को समझा था कि जब किसी भी चीज में ऑक्सीजन की वजह से उसकी ऊपर की लेयर जो होती है वो खराब होने लगती है, डिके होने लगती है, उसे अपन क्या कहते थे, कोरोजन। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती थी, जो अपना फूड सब्सटेंस होते हैं वो सड़ जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज होकर सड़ने लग जाते हैं, उसे अपन क्या कहते थे, रेंसिडिटी कहते थे। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज के टॉप 10 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation for these reaction. हमें क्या बोल रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैसे कह सकते हैं अपन, है ना। तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी दो रिएक्टेंट रहते हैं, क्या, जब कोई दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट किसी दो या दो से ज्यादा, तीन हो सकता है, प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से तीन से ज्यादा में प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन से लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहता इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप क्या लिखोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substance combine to form a single substance। मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं ना। फिर whereas in a decomposition reaction a single substance is split up to form two or more substance। और लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस रहता है वो, और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब स्प्लिट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट
मैट्रिक्स इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मतलब कि किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर जब अपन ने, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये चीज इलेक्ट्रोलिसिस, जब मैं इंडेक्स क्वेश्चन करा रही थी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को पूरा समझाया था ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या रिएक्शन होता था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब अपन कराते थे तो जो वाटर होता था वो किस किस में स्प्लिट हो जाता था, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। याद होगा ना अपन को कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो एक गैस रहती है वो डबल अमाउंट में निकलती है और एक गैस जो रहती है वो सिंगल अमाउंट में निकलती है। वो कौन सी गैस थी जो डबल अमाउंट में निकलती थी, हाँ मेरे यहाँ की सीटी बज रही है, वो कौन सी गैस रहती थी जो डबल अमाउंट में रहती थी, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो रहती थी वो सिंगल अमाउंट में निकलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारा क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो किसका एग्जांपल हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हम कह सकते हैं ना जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किसका अपोजिट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो किसका अपोजिट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। या तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसका अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ, ए है हीट, बी है सनलाइट और सी है इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जहां पे जो रिएक्टेंट हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट रहता है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो तब स्प्लिट हो जब हम उसमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी को दें। क्या, हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट है वो स्प्लिट कब होगा, दो या तीन प्रोडक्ट में, तीन से ज्यादा प्रोडक्ट में, जब हम उसको या तो हीट के फॉर्म में एनर्जी दें, या तो सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी दें, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दें, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अपन को एग्जाम्पल देने, ऐसे एग्जाम्पल्स देने। सो ए का क्या है, हीट। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा है ना कि जब ये अपन ने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल अपन ने एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी देखा था। अब आप कहोगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते थे, ऐसे रिएक्शंस जिसमें अपन को हीट देनी पड़ती थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते थे, ऐसे रिएक्शन जिनको आगे कराने के लिए हमें अपने से हीट देनी पड़ती थी, है ना। तो उन्हें अपन क्या कहते थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, CaCO3। CaCO3 किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे सिंगल क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है और क्या, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसका एग्जांपल देना था, जिसमें अपन को हीट देनी पड़े। तो जब अपन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो किसमें स्प्लिट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में ही स्प्लिट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्लियर हो गया। फिर सेकंड देखो, लाइट के फॉर्म में अपन को एनर्जी देनी पड़े, क्योंकि लाइट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म होता है ना। तो देखो सिल्वर क्लोराइड, जब अपन सिल्वर क्लोराइड को जो किसमें रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो किसमें स्प्लिट हो जाता है, उससे सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। क्या मैंने बताया कि जब अपन सिल्वर क्लोराइड को AgCl को किसमें रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड जो रहता है वो हमारा अलग हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बैलेंस करके भी इक्वेशन को लिख दिया है ना। 2 यहाँ पे AgCl के आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 AgCl, तो यहाँ पे 2 Ag मतलब 2 सिल्वर है, इस साइड भी 2 सिल्वर है, इस साइड 2 क्लोरीन है और इस साइड भी क्या है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल मैंने आपको तभी बताया था जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस समझा रही थी। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, पानी को जो अपन पानी में बैटरी के थ्रू अपन जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे, तो वहाँ पे क्या एक कैथोड और एनोड रहता था और एक जगह पे कौन सी गैस निकलती थी, एक जगह पे हाइड्रोजन गैस निकलती थी और एक जगह पे ऑक्सीजन गैस निकलती थी। जो हाइड्रोजन गैस होती थी वो डबल अमाउंट में निकलती थी किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। हाँ मेरे फोन में मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ाई के होंगे, फालतू के नहीं आते मैसेज, ठीक है, गलत नहीं लेना।
यहाँ पे देखो मैंने क्या बताई थी, हाँ भटकाया मत करो टॉपिक से। क्या बता रही थी, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी गैस डबल निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस सिंगल अमाउंट में निकलती है, ठीक है। तो अपन से क्या पूछा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपन को ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें कि अपन को क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी किस फॉर्म में देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और इलेक्ट्रोलिसिस में अपन कनेक्ट करते थे ना बैटरी से, कोई V वोल्टेज की बैटरी रहती थी उससे कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पे यह एग्जांपल है, 2H2O को जब वाटर को अपन किसमें, वाटर में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किसमें स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और जब इसको अपन बैलेंस करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O और इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हो गया, 2H2 प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ गया। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में आप देखोगे कि सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट, हर एग्जाम्पल में कितने प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते तब भी हमारे एग्जाम्पल किसका ही रहता, डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल रहता। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये जान लो तो भाई तो डिफरेंस पता चल जाएगा ना। तो बताओ, बता दूं, सच में बता दूं, चलो बता देती हूँ। ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मैंने बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं अच्छी मोटी तगड़ी हूँ, इतनी मोटी तगड़ी, और मेरे सामने एक पिद्दी सा कोई इंसान खड़ा है, मैं उसको धक्का दूंगी, वो भग जाएगा दूर। हाँ मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं धक्का का सब अच्छे से दे लेती हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छी मोटी तगड़ी उसको धक्का दूंगी, वो जाके गिर जाएगा। मैंने मोटी तगड़ी, मैं क्या थी, रिएक्टिव थी, और एक लेस रिएक्टिव वाले को मैंने डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वहां पे कैटायन और एनायन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कोई भी अपन को पता है कि जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जो अपन फॉर्मूले लिखते हैं उसमें एक पार्ट कैटायन मतलब कि पॉजिटिव का रहता है और एक पार्ट किसका रहता है, एनायन का मतलब निगेटिव का रहता है। तो ऐसे ही जब अपन दो रिएक्टेंट लेंगे, ठीक है, दो रिएक्टेंट में बोल रही हूँ, दो रिएक्टेंट, एक में पॉजिटिव निगेटिव और फिर दूसरे रिएक्टेंट में भी एक पॉजिटिव होगा कैटायन होगा और एक निगेटिव होगा। तो जब ये कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी बताती हूँ। देखो पहले यहाँ पे तो क्या लिखा है ये पढ़ो, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर वेयर इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड कंबाइन बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है, आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयंस अपन किसे कहते हैं, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को कंबाइन करके अपन क्या कहते हैं, आयन। तो जहाँ पे आयंस होते हैं, जो क्या होते हैं, आयंस होते हैं किसके, कंपाउंड के, वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल जो दिया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। अच्छा शॉर्ट फॉर्म बना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीआर लिख लो और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डीडीआर। वो केकेआर जैसे अपन सपोर्ट करते हैं ना जिसमें आईपीएल में, तुम किसको सपोर्ट करते हो, हम आरसीबी वाले हैं, जीते ना जीते वो भगवान की मर्जी, लेकिन हम किसके, तुम किसके वाले हो, सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा तुम भी आरसीबी वाले, बहुत अच्छी बात है, तब तो हाथ मिलाओ। चलो ये सब बंद करो, मैच बाद में खेलेंगे, पहले पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, CuSO4 का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट मैंने लिया है और जिंक मेटल लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक होगा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्या मैंने बताया, जो जिंक मेटल रहता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर बेचारा डिस्प्लेस हो गया, मार खा गया, बाहर निकल आया, तो बैठा रहेगा बाहर, ठीक है।
तो CuSO4 जब जिंक से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट जो कि है ZnSO4 और क्या बच रहा है हमारा कॉपर। फिर सेकंड यहाँ पे एग्जांपल लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, बेरियम क्लोराइड लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम में पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड में निगेटिव चार्ज, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट में क्या है, निगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे बेरियम किसके साथ है, क्लोराइड के साथ है ना। और अपन को ये तो पता है कि जब कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनता है तो उसमें एक पार्ट पॉजिटिव का मतलब कि कैटायन का रहता है और एक पार्ट निगेटिव का मतलब कि एनायन का रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगा, ये वाले निगेटिव के साथ आ जाएगा, ये ऐसे इसके साथ आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगा, इस निगेटिव के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या बन जाएगा। बेरियम किसके साथ आ रहा है, सल्फेट के साथ। बेरियम में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सल्फेट में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अपन जब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, BaSO4 है ना, क्योंकि बेरियम में भी 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सल्फेट में भी 2 निगेटिव चार्ज होता है, सल्फेट में 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के 2 चार्ज जो रहेंगे, 2 इसका चार्ज 2 इसका चार्ज कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अपना क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम किसके साथ कंबाइन कर लेगा, सोडियम पॉजिटिव है वो किसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl बस क्यों बना, क्योंकि सोडियम में भी 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्लोराइड होता है वो हमारा उसमें 1 निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयंस है आपस में, जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस है अलग अलग कंपाउंड के, वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब आयंस किसी भी 2 कंपाउंड के आपस में एक्सचेंज होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। In a displacement reaction, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, whereas in a double displacement reaction 2 compound combine by exchange of ion to form 2 new compounds। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। अपन किसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, सिल्वर की। The recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction। क्या इन्वॉल्व करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे, कॉपर मेटल से। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। सबसे पहले ये बताओ कि अपन सॉल्यूशन किसका यहाँ पे ले रहे हैं, सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। सॉल्यूशन किसका ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, AgNO3। फिर उसको डिस्प्लेस किससे करा रहे हैं, अपन सिल्वर को डिस्प्लेस किससे करा रहे हैं, कॉपर से। यहाँ पे दिखा है ना, लिखा है ना, लिखा है ना, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। यहाँ पे किससे डिस्प्लेस करा रहे हैं, कॉपर मेटल से। और अपन को मिल क्या रहा है, रिफाइनिंग किसकी कर रहे हैं, सिल्वर की। तो अपन को क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। और क्या मिलेगा, CuNO3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। आपका ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को। तो कॉपर के साथ क्या आ जाएगा, कॉपर के साथ, कॉपर अब किसके साथ आएगा बताओ जल्दी से, कॉपर आएगा नाइट्रेट के साथ। और कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 निगेटिव। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये सब तो आता होगा आप लोगों को, है ना, आई होप। यहाँ पे Cu, हाँ मेरे घर पे चावल बन गया है, सीटी बज रही है। Cu के साथ 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और NO3, हाँ मेरी भी ट्रेन ना जा रही है श्रीलंका, नहीं इस साइड क्या आता है ऊपर पे बताओ, अरुणाचल प्रदेश आता है। इतना एसएसटी भी पढ़े रहना मेरे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuNO3 2। क्लियर है, ये कैसे फॉर्मूला बना, यहाँ पे ये बन गया। कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को। और इसका अपन क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख भी दो भैया, सॉल्यूशन है। और यहाँ पे नाम वाम भी लिख देना, ये कॉपर है और ये क्या है, सिल्वर है। और ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट। लिख लो कि लिख दे, इतने आलसी मत बनो, लिखते चलो, जागते रहो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करना तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारा। देखो NO3, यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना नाइट्रेट है, 1 है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और इसके आगे अपन
2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब 2 लगाए तो यहाँ पे सिल्वर कितने हो गए, बॉक्स के बाहर 2 लगाए तो सिल्वर के लिए भी होगा और नाइट्रेट के लिए भी होगा। बॉक्स के बाहर 2 लगाए मतलब कि सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया, इस साइड पे कितना सिल्वर है 1, यहाँ पे क्या लगा दे 2, तो यहाँ पे भी 2 सिल्वर हो गया। कॉपर इस साइड पे कितना है 1 कॉपर है, इस साइड पे भी कितना कॉपर है 1 कॉपर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्या पूछा था, डायरेक्ट पे अपन को दिया था कि अपन किसकी सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं मतलब हमें पता चल गया कि लास्ट में एक प्रोडक्ट तो सिल्वर बनेगा। फिर क्या कह रहा था, सिल्वर की रिकवरी अपन किससे कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या हो गया रिएजेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट करा किससे, कॉपर से, तो कॉपर एक रिएक्टिव, कॉपर यहाँ क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर मेटल हमारा निकल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं अब मस्ती नहीं करूँगी इतनी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, यहीं पे फोकस करके पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 15 करें। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप कहोगे ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसी चीजें जब देखो कोई भी 2 चीज अपन ने ली, उसका अपन ने रिएक्शन करवाया और वो रिएक्शन करवाने के बाद उसमें कुछ अपन को इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिला। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अपन पानी में जो रेत डाल रहे हैं तो रेत पानी में घुल जाती है, नहीं घुलती। अपन मान लेते हैं कि पानी और रेत का रिएक्शन हुआ, किसी 2 चीज का रिएक्शन हुआ और उसके बाद क्या बनता है, वाटर और सॉइल, वो वाटर और क्या बनता है, रेत बनती है। हाँ, मुंह पे तक, पेट में जाओ मुंह पे नहीं आ रहा, तो क्या बनती है, पानी और रेत बनता है। तो रेत पानी में सॉल्युबल रहती है, पानी में घुलती है, नहीं घुलती है, वो अलग वैसी ही रेत रही आती है ना। तो रेत क्या है, प्रेसिपिटेट है। ऐसी चीजें जो पानी में ना घुले या किसी चीज में ना घुले उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब कि वो पानी में सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और इस इनसॉल्युबल सॉलिड को अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड देन सडनली सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। और जैसे ये फॉर्म होता है वो सॉल्यूशन से क्या रहता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे जो रेत रहती है वो पानी में मिलती नहीं है, वो अलग ही रहती है, सेपरेट रहती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को जो अपन किससे रिएक्ट कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से। आई होप आपको सब लोग को अब ये लिखते आने लगा है ना, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं आने लगा ना, क्योंकि अब तो लास्ट चल रहा है, 20 क्वेश्चन बस है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आई होप आने लग गया है सबको। ये क्या Ag क्यों लिख रहे हैं, सिल्वर, सिल्वर क्या है, क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे ये ना प्रेसिपिटेट रहता है, प्रेसिपिटेट को अपन ना पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बता रही हूँ, जब सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, AgCl, सोडियम क्लोराइड बनाता है और क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट। और ये एग्जांपल जो है वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे एग्जांपल हुआ, यहाँ पे सिल्वर में पॉजिटिव है, नाइट्रेट में निगेटिव है, सोडियम में पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव के साथ ये वाला निगेटिव आ रहा है AgCl और ये NaCl के साथ क्या आ रहा है, NaNO3 आ रहा है ना। तो ये किसका एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्यों एग्जांपल है, क्योंकि जो AgCl हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो किसी भी चीज में सॉल्युबल नहीं होता है। क्या हम क्या कह सकते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो इस रिएक्शन में क्या है, प्रेसिपिटेट है। और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड में, अलग अलग कंपाउंड में इनको जो आयंस है, आयंस का मतलब कैटायन और एनायन है, 2 कंपाउंड के, वो आपस में चेंज हो रहे हैं, इसीलिए एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करें। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच। हाँ भाई, दे देंगे 2 एग्जांपल, कोई जरूरत नहीं बताने की। ए क्या है, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है और बी क्या है, रिडक्शन को। और किसके टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन के टर्म्स में।
देखो मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब कोई भी चीज ऑक्सीजन गेन करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या मैंने बताया, जब कोई भी चीज ऑक्सीजन को गेन करती है या तो हाइड्रोजन को निकालती है अपने अंदर से, है ना, ऑक्सीजन को गेन करे या तो हाइड्रोजन को रिमूव करे, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, जब कोई भी चीज हाइड्रोजन को गेन करे और ऑक्सीजन को निकाले, उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जस्ट अपोजिट है। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन गेन होता है तो क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर है ना चारों बातें। एक बार और बताती हूँ, मुझे लगता है अभी नहीं समझ में आया, सच में बहुत अच्छे से मैं आपको रटा देना चाहती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो फिर हाइड्रोजन हटे तो उसे अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो फिर ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो, उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अपन को किसके टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है, हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं बताना है ना, ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है। तो ऑक्सीडेशन को अपन क्या से डिफाइन करेंगे, द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, अगर अपन से कहें कि ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन के टर्म्स में बताओ तो अपन क्या बताएंगे, द गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब उसने कहा था भैया, क्वेश्चन में कहा था 2 एग्जांपल देना, तो हम ये 2 एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो, मैग्नीशियम ले लो। जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बन रहा है, लिख भी देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये क्या है, अपना ऑक्सीजन है और ये क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम यहाँ पे पहले अकेला था, लेकिन मैग्नीशियम में फिर यहाँ पे अपन देखेंगे कि मैग्नीशियम में क्या ऐड हो चुका है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जांपल देखो, CuO का मतलब क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। लिख भी देते हैं, कॉपर ER है यहाँ पे, ठीक है, E है यहाँ पे, COPPE कॉपर ऑक्साइड। H2 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक कॉपर है और H2O क्या तो सबको पता है। जब भी किचन में जाया करो मम्मी से बोला करो, मम्मी H2O पीना है, पानी H2O पीना है, दे दो मेरे को। मम्मी बोलेगी पागल हो गया मेरा लड़का। हाँ, लड़कियां भी पागल हो जाती हैं, तो H2O नहीं मांगना है मम्मी से, वाटर ही बोल के मांगना है, ठीक है। ज्यादा केमिस्ट्री वहां मन नहीं दिखाना मम्मी के सामने। चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, सॉरी मैं बकवास नहीं करूंगी। देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को जब अपन हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, किसको, कॉपर ऑक्साइड को जब अपन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कॉपर बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ है। और तो वाटर किसके साथ है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ है, वाटर के साथ है। और वाटर में क्या है, वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, अकेला था, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन आया तो उसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन। अब मैं रिडक्शन समझाऊं आपको, क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन जब किसी भी सबसे, अगर अपन से बोले कि ऑक्सीडेशन को किसके टर्म्स में बताओ, ऑक्सीजन के टर्म्स में, तो आप क्या बताओगे, जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन बताएं, फिर बी पार्ट में क्या अपन को बताना है, रिडक्शन के बारे में बताना है। रिडक्शन भी अपन को किसके टर्म्स में बताना है, ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो अपन ऑक्सीजन के टर्म्स में रिडक्शन, पहले तो बताओ रिडक्शन क्या होता है। जब किसी भी
सब्सटेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, उसको अपन रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर अपन बोलना चाहे तो क्या कहेंगे कि जब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की डिफाइन क्या होगी, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। जब किसी भी सब्सटेंस से जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो लॉस होता है, हटता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल बताने हैं भैया, हाँ ऐसे से मुंडी लाओ। देखो यहाँ पे ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड, C क्या है, कार्बन जिंक, और ये क्या है, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक के में ऑक्सीजन है और यहाँ पे सीधा कार्बन है। अब यहाँ पे सिर्फ जिंक बन रहा है। रिडक्शन मैंने यहाँ पूछा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन क्या होता है, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि पहले किसी भी सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन रहा हो और बाद में वो ऑक्सीजन हट गया हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में हट गया तो अपन क्या कहेंगे, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये Fe2O3 क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब आप बोलोगे आयरन थर्ड ऑक्साइड क्यों लिखा है, क्योंकि ना आयरन के ना 2 फॉर्मूले, आयरन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है अपने नेचर में। आयरन Fe2+ वाला भी पाया जाता है और Fe3+ भी पाया जाता है। तो अपन ने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, Fe3+ वाला अपन ने यूज किया है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, फिर Al क्या है, अभी बोल दिया करो, अगर मैं शांत हो जाती हूँ तो तुम लोग बोल दिया करो, इतनी हेल्प तो कर सकते हो ना, इतना समझाती हूँ, बोलती हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, तुम लोग भी इतना बोलते चला करो। ठीक है, Al क्या है, एल्युमिनियम, हाँ बहुत सही, जिसने बोला बहुत अच्छी, मेरी बात तो तुम सब मानते हो। यहाँ पे Al2O3 क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर Fe क्या है, आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पास अब आयरन के पास जो बचा ऑक्सीजन कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि Fe2O3 का क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या लिखोगे, Fe2O3 का क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहीं पे अगर पूछे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो एल्युमिनियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में ऑक्सीजन आ गया तो इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैं रिडक्शन समझा रही हूँ बट फिर भी ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है तो बता देते हैं, ये रिडक्शन हो रहा था, Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी यही चीज देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ZnO के पास ऑक्सीजन था और बाद में ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ZnO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, a shiny brown colored element acts on heating in air become black in color। फिर name the element X and the black colored compound form। अब यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि जो एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है वो क्या होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला है, यहाँ पे हो जाता है क्योंकि जब अपन ना केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं, क्लास 10th में हम लोग के प्रैक्टिकल्स होते थे तब तो हम लोग जाते थे तो हम लोग को वहाँ से पता रहता था कि कौन सा मेटल किस कलर का होता है और उसे बर्न करने में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा ब्लैक सब्सटेंस बनता है। तो ये थोड़ा सा हमारा वाइवा वाला क्वेश्चन है बट कोई नहीं, वैसे आपको बता देती हूँ कि जो ब्राउन कलर का पता है, ब्राउन कलर का कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर जो होता है, कॉपर मेटल जो हमारा होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ क्यों क्या पूछा है, असाइन ए ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। एक जो साइनी ब्राउन कलर का मेटल है उसको जो अपन हीट करते हैं, हीट करने का मतलब क्या है, जो उसको अपन हीट कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में हीट हो रहा है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट हो रहा है। ठीक है, जहां पे ये चीज बोली जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन प्रीवियस लेक्चर में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी एक
ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा लिखा रहे कि अपन एयर में उसको हीट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है कि उसको अपन ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्राउन सब्सटेंस है, उसको अपन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ब्लैक सब्सटेंस का उसका फेम बनता है। तो होता है ये कॉपर, ये जो ब्राउन सब्सटेंस है वो कॉपर होता है। जब अपन कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनाता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है। तो अपन को यही कहना है, नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स का पहले अपन को नाम बताना है और फिर जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कंपाउंड बन रहा है उसको भी अपन को बताना। तो देखो यहाँ पे द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स इज कॉपर मेटल। मैंने क्या बताया था, जो ब्राउन कलर का शाइनी मेटल है वो कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है। फिर देखो व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, सो दैट द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। आपके यहाँ से सीधे आपको अगर पता भी नहीं होता तो यहाँ तो मैंने कैसे बताया कि ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि तो अभी हम केमिस्ट्री लैब में खड़े नहीं है ना, अपन को कैसे पता कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो देखो मैंने क्या बताया, ब्राउन कलर जो होता है वो क्या है, कॉपर है। इतना बस आपको अगर पता चल जाएगा। फिर कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ क्या बनेगा, CuO बन रहा है। और इसको आप बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को, है ना, फिर बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। जो आयरन का, लोहे का सामान होता है उसमें अपन पेंट कैसे करते हैं ना। और मैंने कोरोजन पे ये चीज बहुत डिटेल में भी समझाई थी कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें अपन पेंट क्यों करते हैं। क्यों, देखो जो आयरन रहता है वो ऑक्सीजन से ना धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है। क्या कि जब जो आयरन रहता है वो जब ऑक्सीजन के, मॉइस्चर के प्रेजेंस में कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे डिके होने लग जाता है। ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करती है और रस्टिंग की प्रोसेस, जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होने लगती है। जंग लड़ने जाने की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। देखो पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। हमें लोहे को किससे, जंग लगने से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आयरन रहता है, लोहा रहता है, उस पर अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं। When a coat of paint is applied to the surface of an iron article, then air or moisture cannot come in contact with the iron metal of the article and hence no rusting takes place। देखो जब अपन आयरन में जो लोहा रहता है उस पर पेंट कर देते हैं तो जो आयरन, लोहे का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट रहता है वो अब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन पाता है। क्या, देखो आयरन पहले तो ऐसे ही था, फिर अपन ने उसके ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। जो अपन ने पेंट कर दिया तो जो आयरन है, लोहा है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से जो रहता है वो टूट जाता है, हट जाता है। और इसी तरह से जब उसका कांटेक्ट टूट जाता है तो अपन जो आयरन होता है उसको अपन रस्टिंग से बचा पाते हैं। फिर से इनको पढ़ के बताऊं, पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। When a coat of paint is applied on the surface of an iron article, then air or moisture cannot come in contact with the iron metal of the article and hence no rusting takes place। समझ में आ गया ये चीज, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। व्हाई। जो ऑयल और फूड कंटेनिंग, जैसे कि हमारे कुरकुरे आता है, चिप्स वगैरह आती है, वो जो ऑयल और फैट कंटेन करते हैं उनकी जो पॉलीथीन रहती है वो जिस पैक में पैक्ड रहते हैं उस पैक में अपन नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मैंने जब रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट बताया था तब भी ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी और यहाँ पे फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर से मैं बताती हूँ, हो सकता है कई लोग आप लोग भूल गए हो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, इसीलिए अच्छे से आप इसे याद कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो मैं बताऊं, देखो जो ऑयल और फैट कंटेनिंग चीजें रहते हैं वो ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। अगर फैट के साथ या फिर ऑयल के साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो ना खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे अपन कई दिनों तक अपने घर का अगर खाना बाहर रख देंगे, दाल चावल 2 दिन तक बाहर रख दोगे तो वो गंदा आने लग जाता है, वो सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो फूड में फैट प्रेजेंट रहता है, ऑयल प्रेजेंट रहता है, वो किससे रिएक्ट कर लेता है, वो ऑक्सीजन। जैसे आप कोई भी चावल लिए हो कटोरी पे और उसे बाहर रख दियो तो वो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो ऑयल और फूड रहेगा वो ना ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। क्या मैंने बताया कि अगर कोई भी खाना है, फूड को अगर अपन बाहर रख देंगे तो वो जो
जाएगा। क्या? जब वो ऑक्सीडाइज होगा मतलब कि वो सड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो फूड पैक्स रहते हैं जैसे जिसमें चिप्स वगैरह रहती है, चिप्स भी तेल से तो सिराके ही कहते हैं हम लोग, तो हिंदी में यही कहते हैं सिराके आते, फ्राई रहती है वो चिप्स वगैरह भी फ्राई रहती है, तो उसमें भी ऑयल रहता है, फैट रहता है, आलू की कई चीजें बनी रहती है तो उसमें फैट रहता है। तो ये जो ऑयल और फैट रहता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए उस जो वो पैक रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ऑक्सीजन गैस नहीं डाली जाती है। ऑक्सीजन गैस अगर डाली जाती ना तो 2 दिन में खराब हो जाता और वो ज्यादा दिन तक इतना पैक्ड आइटम चल नहीं पाता। इसीलिए वो जो पैक रहते हैं चिप्स वगैरह के और भी चीजों के जो पैक रहते हैं उसमें अपन कौन सी गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। अब नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन गैस इसलिए हम उसमें डालते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक अनरिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन गैस किसी भी चीज से, ऑयल और फैट से रिएक्ट नहीं करती है। जब वो रिएक्ट नहीं करेगी तो वो स्पॉइल भी नहीं होगा हमारा खाना। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है, इंग्लिश में। The plastic bag containing oil and fat containing food items, ऐसे प्लास्टिक बैग जिसमें कि ऑयल्स और फूड, जो ऐसे फूड आइटम्स है वो ऑयल और फूड कंटेन कर रहे हैं, आर फ्लश्ड विथ एन अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे अनरिएक्टिव वर्ड जरूर लिखना वरना मार्क्स कट होंगे। अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न रेंसिड, उससे ताकि हम उसे अपन नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस उसमें क्यों डालते हैं उस पैक में? ताकि हम उसको ऑक्सीडाइज होने से और सड़ने से बचा सके। फिर देखो, when air containing oxygen is replaced by unreactive nitrogen gas, the packed food item do not get spoiled, they remain fresh for a long time। जब अपन उस पॉलीथीन के ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है और अनरिएक्टिव गैस की होने की वजह से जो ऑयल और फैट रहते हैं जो चिप्स वगैरह में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है, वो जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो स्पॉइल कैसे होंगे? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन बस एक अपना बचा है। क्वेश्चन नंबर 20 की मैंने एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। पहला क्या गिवन है? कोरोजन, और दूसरा क्या गिवन है? रेंसिडिटी। कोरोजन हमें पता है कि जैसे कोई भी चीज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो जब वो डैमेज होने लग जाती है, डिके होने लग जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। और रेंसिडिटी क्या है? जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है तो वो सड़ने लग जाती है, ऑक्सीडाइज होने लग जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। जैसे देखो, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called corrosion। corrosion क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि जो मेटल का सरफेस रहता है वो क्या होने लग जाता है? खत्म होने लग जाता है। किसकी वजह से? उसमें ऑक्सीजन आती है। जैसे अपन रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल ले लेंगे, तो आयरन में अगर जैसे वो आयरन जब एयर से ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आता है तो उससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करने लग जाती है और इसी से आयरन में ना जंग लगने लग जाती है, जिससे अपन कहते हैं रस्टिंग हो रही है। तो क्या है कोरोजन की डिफाइन? द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, पानी हो सकता है, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर नेक्स्ट क्या है? रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड, जो हमारा फैट रहता है, ऑयल रहता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो हमारा ऑयल और फैट होता है जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसकी जो अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है, तब उसे अपन क्या कहते हैं? कि रेंसिडिटी हो गई, ये सब्सटेंस हमारा सड़ गया है। तो समझ में आ गया कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे लगता है आपको मेरे साथ फाइनली ये चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? केमिकल रिएक्शन पढ़ा हम लोगों ने, फिर इक्वेशन पढ़ा, फिर बैलेंसिंग सीखी, फिर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़े, है ना, फिर कोरोजन पढ़ा, रेंसिडिटी पढ़ी। ये इस पे और भी ज्यादा सब टॉपिक्स थे। प्रिसिपिटेट क्या होता था, प्रिसिपिटेशन क्या होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में क्लियर किया है। आई होप आपको मेरे साथ ये चैप्टर को कंप्लीट करने में अच्छा लगा होगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और काफी बच्चों की ये डिमांड रहती है कि वो चैप्टर को, जैसे मैंने इस चैप्टर को टोटल 7 लेक्चर,
अगर मैं एक्सरसाइज का भी मिलाऊँ तो 7 लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। बट काफ़ी सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एग्जाम के टाइम पे हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं ना, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रिवाइज करना चाहते हैं। तो मैं इसके बाद एक रिवीजन करके एक लेक्चर बना दूंगी। उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि विद इन 40 मिनट्स मैं इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवा पाऊँ, ताकि आपको चीज़ें एग्जाम के टाइम में जब रिवाइज करना हो तो आसानी से 40 मिनट्स में ही आप एक चैप्टर को रिवाइज कर सको। तो वो सीरीज आप जो रिवीजन सीरीज है मेरी वो भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराऊंगी मैं, ताकि आप एग्जाम के 1 घंटे पहले, 2 दिन पहले उस चीज़ को एकदम रिवाइज कर पाओ, ताकि आपके एग्जाम में उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके गलत ना हो। अगर ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, क्लास 10th के साइंस के सारे चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।